ब्रह्मांड की अनंत गहराई और मतलब उसके सन्नाटे की कल्पना करना ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है। बिल्कुल, ये सोचना ही बहुत अद्भुत लगता है ना? उस क्षण के बारे में सोचिए जहां कोई मानव निर्मित यान अंतरिक्ष के उस अथाह और बर्फीले अंधेरे को चीरता हुआ 47 से अधिक वर्षों से लगातार आगे बढ़ रहा है। हाँ, वॉयेजर की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये उस जगह पहुंच गया है जहां सूर्य की रोशनी भी बस एक छोटे से तारे जैसी दिखती है। और एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है कि अंतरिक्ष के उस बेहद हिंसक और अनजान हिस्से में वो यान अब तक सुरक्षित कैसे है? बिल्कुल, वो जलकर राख क्यों नहीं हुआ? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आज का हमारा ये डीप डाइव है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हम अरबों किलोमीटर दूर नहीं, बल्कि पहले अपने खुद के सौर मंडल की संरचना को समझेंगे, फिर उस रहस्यमयी आग की दीवार तक चलेंगे। जी, और फिर वहां से वापस मुड़कर चंद्रमा पर मानव की ऐतिहासिक वापसी यानी आर्टेमिस 2 मिशन पर भी गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये जानकारी केवल विज्ञान की कहानियों तक सीमित नहीं है। अगर हम प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से देखें, जैसे यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए या बस अपनी तार्किक सोच को बढ़ाने के लिए, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। सही बात है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारा अपना घर यानी सौर मंडल सूर्य केंद्र में है और उसके चारों ओर ग्रहों की एक व्यवस्था है। लेकिन जो बात मुझे हमेशा हैरान करती है वो है भीतरी और बाहरी ग्रहों के बीच का ये स्पष्ट अंतर। भीतरी ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये मुख्य रूप से चट्टानी हैं। इनका कोर लोहे और निकल जैसी भारी धातुओं से बना है। जी। लेकिन जैसे ही हम क्षुद्र ग्रह बेल्ट यानी एस्टेरॉयड बेल्ट को पार करके बाहर की ओर जाते हैं, दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये विशालकाय गैस और बर्फ के दानव हैं। ऐसा क्यों है? मतलब गैस वाले ग्रह बाहर और चट्टानी ग्रह अंदर क्यों हैं? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही तार्किक है। जब हमारे सौरमंडल का निर्माण हो रहा था, तब सूर्य के बेहद करीब का तापमान इतना ज्यादा था कि वहां गैसें या बर्फ टिक ही नहीं सकती थीं। अच्छा। हाँ, वहां केवल वही तत्व ठोस रूप में रह सकते थे जिनका मेल्टिंग पॉइंट यानी पिघलने का तापमान बहुत अधिक हो, जैसे चट्टानें और धातुएं। इसलिए भीतरी ग्रह छोटे और चट्टानी बने। लेकिन सूर्य से दूर जाने पर अंतरिक्ष में एक काल्पनिक रेखा आती है जिसे फ्रॉस्ट लाइन कहते हैं। फ्रॉस्ट लाइन यानी वह बिंदु जहां तापमान इतना गिर जाता है कि चीजें जमने लगे। बिल्कुल सही। इस फ्रॉस्ट लाइन के पार तापमान इतना कम था कि पानी, मीथेन और अमोनिया जैसे हाइड्रोजन यौगिक मतलब हाइड्रोजन कंपाउंड्स जमकर बर्फ बन गए। और फिर इन जमे हुए कणों ने अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण आसपास की भारी मात्रा में मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम गैस को अपनी ओर खींच लिया। अरे वाह! तो इसीलिए बाहरी ग्रह इतने विशालकाय गैस और बर्फ के दानव बन गए? जी, उनका कोर चट्टान और धातु का तो है, लेकिन उस पर गैस की हजारों किलोमीटर मोटी परतें हैं। ये परीक्षाओं के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि बाहरी ग्रहों का निर्माण किन तत्वों से हुआ है। ये तो बहुत लॉजिकल है। तापमान और दूरी ने तय किया कि कौन सा ग्रह कैसा बनेगा। लेकिन एक सवाल है। हाँ, पूछिए। ग्रहों के बीच जो खाली जगह है, जिसे हम अक्सर वैक्यूम मान लेते हैं, वो असल में खाली नहीं है। हमने हेलियोस्फीयर का नाम सुना है। ऐसा लगता है जैसे सूर्य से लगातार कोई हवा बह रही है। ये सूर्य की पवन दो ग्रहों के बीच के खाली स्पेस में एक ढाल का काम कैसे कर सकती है? यहीं पर हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी दूर होती है। जिसे हम खाली स्पेस समझते हैं ना, वो असल में एक बहुत ही सक्रिय युद्ध का मैदान है। युद्ध का मैदान? हाँ, सूर्य कोई शांत आग का गोला नहीं है। उससे लगातार आवेशित कणों यानी चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक बहुत ही तेज धारा हर दिशा में बाहर की ओर निकलती रहती है। इसे ही हम सौर पवन या सोलर विंड कहते हैं। जब ये पवन लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फैलती है, तो ये हमारे पूरे सौरमंडल के चारों ओर एक विशाल अदृश्य सुरक्षा कवच या बुलबुला बना देती है। इसी बुलबुले को हेलियोस्फीयर कहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये ढाल हमें किस चीज से बचा रही है? बाहर ऐसा क्या है जो इतना खतरनाक है? बाहर गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणें हैं। अच्छा। जी, ये ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं जो सुपरनोवा विस्फोटों या ब्लैक होल जैसी हिंसक घटनाओं से पैदा होते हैं। सौर पवन की ये ढाल इन खतरनाक किरणों को सौरमंडल के अंदर घुसने से रोकती है। बाप रे। अगर ये हेलियोस्फीयर ना होना तो ये किरणें सीधे पृथ्वी से टकराएंगी
और यहाँ जीवन का पनपना लगभग असंभव हो जाएगा। ये तो प्रकृति का अपना बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है। बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि ये ढाल हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब सौर चक्र यानी सोलर साइकिल अपने चरम पर होता है, मतलब जब सूर्य सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, तो ये ढाल और भी मजबूत हो जाती है। इसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं: टर्मिनेशन शॉक, हेलियोशीथ और हेलियोपॉज। तो एक तरफ अंदर से सूर्य की पवन बाहर की तरफ धक्का दे रही है और बाहर से कॉस्मिक किरणें अंदर आने की कोशिश कर रही हैं। अब उस बिंदु पर आते हैं जो इस पूरी कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा है। जी। अगर ये एक बुलबुला है तो इसकी कोई सीमा भी होगी, और जब ये सीमा खत्म होती है तब क्या होता है? मैंने पढ़ा है कि इसी सीमा पर वो जगह आती है जिसे हीलियोपॉज या आग की दीवार यानी वॉल ऑफ फायर कहा जाता है। बिल्कुल सही। जब वॉयेजर यान इस सीमा पर पहुंचे तो उन्होंने जो डेटा भेजा वो होश उड़ा देने वाला था। वहां का तापमान 30,000 से 50,000 केल्विन तक पाया गया। हाँ, हीलियोपॉज वो बाहरी किनारा है जहां हमारी सौर पवन का दबाव पूरी तरह खत्म हो जाता है, और इंटरस्टेलर मीडियम, जिसे ISM कहते हैं, उसका दबाव शुरू होता है। इस ISM में मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम गैस और कॉस्मिक धूल होती है। जब अंदर की सौर पवन और बाहर का ये इंटरस्टेलर मीडियम आपस में टकराते हैं तो एक भयंकर घर्षण पैदा होता है। इसी टकराव के कारण कणों की ऊर्जा इतनी अधिक हो जाती है कि तापमान 50,000 केल्विन तक पहुंच जाता है। और यहीं पर मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है। क्या? अगर वहां तापमान 50,000 डिग्री से भी ज्यादा है तो हमारा वॉयेजर यान जलकर राख क्यों नहीं हुआ? वो पिघल क्यों नहीं गया? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। इसे समझने के लिए मुझे हमेशा एक एनालॉजी याद आती है। बताइए। मान लीजिए एक ओवन को 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया गया है। अगर कोई उसमें कुछ सेकंड के लिए अपना हाथ डाले तो गर्मी लगे भी, लेकिन हाथ तुरंत चलेगा नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि ओवन के अंदर हवा का घनत्व यानी डेंसिटी बहुत कम होती है। लेकिन अगर 100 डिग्री सेल्सियस उबलते हुए पानी में हाथ डाल दिया जाए तो हाथ तुरंत बुरी तरह जल जाएगा। अरे बाप रे, बिल्कुल। क्योंकि पानी का घनत्व बहुत अधिक होता है और वो तेजी से ऊष्मा को ट्रांसफर करता है। क्या अंतरिक्ष में वॉयेजर के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है? अरे वाह! कथन कारण यानी असर्शन रीजन जैसे विश्लेषणात्मक सवालों को समझने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। आपने थर्मोडायनामिक्स के एक बहुत ही जटिल कॉन्सेप्ट को एकदम आसान कर दिया। शुक्रिया। यह तापमान और ऊष्मा यानी टेम्परेचर और हीट के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। तापमान सिर्फ इस बात का माप है कि कण कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 50,000 केल्विन का सीधा सा मतलब है कि वहां मौजूद कण बहुत तेज गति से भाग रहे हैं। यानी कण तो बहुत गर्म है लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। एकदम सही। सारा खेल घनत्व का है। इस हीलियोपॉज क्षेत्र में गैस और धूल के कण अत्यंत विरल हैं, मतलब बहुत स्पार्स हैं। अच्छा। स्पेस इतना खाली है कि वॉयेजर के आसपास उस गर्मी को यान की सतह तक ट्रांसफर करने के लिए पर्याप्त कण मौजूद ही नहीं है। इसलिए तकनीकी रूप से तापमान अत्यधिक होने के बावजूद वो ऊष्मा या हीट के रूप में यान को महसूस नहीं होती। ये विज्ञान का कितना खूबसूरत पहलू है। मतलब घनत्व की कमी ने ही वॉयेजर को उस आग की दीवार से बिना जले बाहर निकाल दिया। जी। अब वो इंटरस्टेलर स्पेस में है, लेकिन यहाँ ये विषय और भी ज्यादा रोचक हो जाता है। सौर मंडल की सीमाओं को तो हमने समझ लिया, पर ग्रहों के अलावा भी बहुत कुछ है। हाँ, अंतरिक्ष के बंजारे। बिल्कुल। क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड और धूमकेतु यानी कॉमेट। क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाने वाले चट्टानी पिंड हैं, लेकिन धूमकेतुओं की कहानी अलग है। वे बर्फ, धूल और गैस से बने होते हैं। मैंने सुना है कि जब ये धूमकेतु सूर्य के पास आते हैं तो इनकी बर्फ वाष्पीकृत होकर एक चमकदार पूंछ बनाती है। हाँ, जिसे कोमा कहते हैं। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। सौर पवन के दबाव के कारण धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। हमेशा विपरीत दिशा में? जी हाँ। और ये आते कहाँ से हैं? कुइपर बेल्ट और ऊट बादल से। कुइपर बेल्ट वरुण यानी नेपच्यून के पास स्थित है, जहां से अल्पकालिक धूमकेतु आते हैं, और ऊट बादल अत्यंत दूरस्थ क्षेत्र है जहां से दीर्घकालिक धूमकेतु आते हैं। एक मिनट, क्या ये धूमकेतु ब्रह्मांड के किसी टाइम कैप्सूल की तरह हैं जो हमें अतीत के सुराग देते हैं? बिल्कुल सही कहा। 2014 के यूपीएससी प्रीलिम्स में भी इन छोटे पिंडों से जुड़ा एक सवाल पूछा गया था। इन छोटे पिंडों का अध्ययन हमें सीधे तौर पर बताता है कि हमारे ब्रह्मांड और सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ था। ये सच में टाइम कैप्सूल है। अद्भुत। अब डीप स्पेस और इन छोटे पिंडों से चलिए अपने सबसे करीबी पड़ोसी की ओर मुड़ते हैं। चंद्रमा। जी, चंद्रमा।
जहां दुनिया भर के देश फिर से एक नई होड़ में लगे हैं। अगर हम इतिहास की टाइमलाइन देखें तो 1966 में सोवियत संघ के लूना 9 ने पहली सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। फिर अमेरिका का सर्वेयर 1। और फिर 1969 का वो ऐतिहासिक पल, अपोलो 11, नील आर्मस्ट्रांग का पहला कदम। बिल्कुल। और 1970 में लूना 16, पहला रोबोटिक मिशन जो मिट्टी लेकर आया। और फिर 1972 में अपोलो 17, जो अंतिम मानव मिशन था, जहां ऑरेंज सॉइल की खोज हुई थी। जी। लेकिन उसके बाद दशकों तक सन्नाटा रहा और अब 2013 के बाद से आधुनिक चंद्र रेस शुरू हो गई है। सही कहा। चीन का चांगी 4 2019 में चंद्रमा के अनदेखे हिस्से पर उतरा। 2023 में भारत के चंद्रयान 3 ने दक्षिणी ध्रुव के निकट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया और प्रज्ञान रोवर ने ज्वालामुखी सल्फर की पुष्टि की। बिल्कुल। और उसके बाद 2024 में जापान का स्लिम मिशन, जिसे मून स्नाइपर कहा गया क्योंकि उसने 100 मीटर की उच्च सटीक लैंडिंग की, फिर ओडिसियस मिशन और अब चीन का चांगई 6। इतनी सारी गतिविधियां, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। जी। दशकों तक चंद्रमा को नजरअंदाज करने के बाद अचानक ये दक्षिणी ध्रुव ही सभी के आकर्षण का केंद्र क्यों बन गया है? देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो पुरानी स्पेस रेस बस अपना झंडा गाड़ने के लिए थी, लेकिन 21वीं सदी की ये नई रेस संसाधनों के लिए है, विज्ञान के लिए है। संसाधनों से आपका मतलब पानी से है? बिल्कुल। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा अंधेरे में रहने वाले क्रेटर हैं, जहां वाटर आइस यानी जमे हुए पानी के विशाल भंडार हैं। और इसके साथ ही, जैसा आपने बताया, चंद्रयान 3 ने सल्फर की पुष्टि की है। ये सब भविष्य के मानव मिशनों के लिए अमूल्य है। और यही बात हमें आज की चर्चा के सबसे चरम बिंदु पर ले जाती है, आर्टेमिस 2 मिशन। जी, आर्टेमिस 2, जिसका संभावित लॉन्च 1 अप्रैल 2026 को है। 5 दशकों के बाद मानव फिर से लो अर्थ ऑर्बिट के पार जा रहा है। यह सचमुच एक ऐतिहासिक क्षण होगा। लेकिन ये मिशन चंद्रमा पर उतरेगा नहीं है ना? ये एक 10 दिवसीय लूनार फ्लाईबाय मिशन है। यान चंद्रमा के पीछे से चक्कर लगाकर लौटेगा। बिल्कुल। और इस मिशन का क्रू विविधता का एक नया अध्याय लिख रहा है। इसमें विक्टर ग्लोवर हैं, जो लो अर्थ ऑर्बिट से परे जाने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे। क्रिस्टीना कोच, चंद्रमा की यात्रा करने वाली पहली महिला, और जेरेमी हैंसन, जो पृथ्वी की कक्षा छोड़ने वाले पहले गैर अमेरिकी यानी कनेडियन नागरिक हैं। अरे वाह, ये तो पूरी मानवता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी। और जो अत्याधुनिक तकनीक इसमें इस्तेमाल हो रही है, SLS रॉकेट, जो अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, O2O सिस्टम, जिससे लेजर कम्युनिकेशन के जरिए 260 Mbps के स्पीड पर 4K वीडियो आएगा। हाँ, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवतार प्रयोग भी है। ये ऑर्गेनो ने चिप तकनीक के जरिए गहन अंतरिक्ष विकिरण यानी डीप स्पेस रेडिएशन का इंसानी शरीर पर असर समझेगा। इन सब में एक चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, वो है फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री। मैंने सुना है कि वे एक ऐसा मार्ग चुन रहे हैं जहां यान को बिना मुख्य इंजन चालू किए केवल चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण सहायता या स्लिंगशॉट से वापस पृथ्वी की ओर मोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल। बिना इंजन के पृथ्वी पर वापस आना, ये तो प्रकृति के नियमों का सबसे चतुर उपयोग है। मतलब अगर इंजन फेल भी हो जाए तो भी सुरक्षित, 100% सुरक्षित। गुरुत्वाकर्षण सहायता या ग्रेविटी असिस्ट के जरिए यान स्वाभाविक रूप से पृथ्वी की ओर मुड़ जाता है। इससे ईंधन की भारी बचत होती है। कमाल है। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो आर्टेमिस 2 सिर्फ चंद्रमा पर जाने के बारे में नहीं है। ये मंगल ग्रह और उससे भी आगे जाने के लिए एक डीप स्पेस टेस्टिंग ग्राउंड है। हाँ, मैंने पढ़ा है कि 2026 के बाद ब्लू मून मार्क 1 ग्रिफिन 1 वाइपर रोवर जो वाटर आइस की खोज करेगा, और 2028 में आर्टेमिस 4 के जरिए परमानेंट बेस कैंप का निर्माण होगा। बिल्कुल। और वो चंद्रमा का वाटर आइस भविष्य में रॉकेट ईंधन और सांस लेने वाली ऑक्सीजन बनेगा। जी, पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। चांद से लॉन्च करना पृथ्वी के मुकाबले बहुत आसान और सस्ता होगा। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो चलिए पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने कैसे सौर मंडल के चट्टानी ग्रहों और गैस दानवों से शुरुआत की, हेलियोस्फीयर की अदृश्य ढाल को महसूस किया, ये भी समझा कि घनत्व की कमी के कारण 50,000 डिग्री की आग की दीवार में भी वॉयेजर कैसे नहीं जला। जी बिल्कुल। और फिर अपोलो के इतिहास से लेकर चंद्रयान 3 की सफलता और अब आर्टेमिस 2 के जरिए चंद्रमा पर इंसान की वापसी का पूरा खाका देखा। देखिए, सूचनाओं की इस
भेड़ में ना असली शक्ति ये समझने में है कि ये सभी घटनाएं आपस में कैसे जुड़ी हैं। चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो या सिर्फ इस ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझना चाहता हो, ये कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। एकदम सही बात है। और अंत में एक ऐसा सवाल दिमाग में आता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या सवाल? जब इंसान चंद्रमा पर स्थायी बेस कैंप बना लेगा और उस वाटर आइस से रॉकेट ईंधन बनाकर गहरे अंतरिक्ष यानी डीप स्पेस की ओर निकलेगा, तो क्या वो इंसान सिर्फ पृथ्वीवासी रह जाएगा, ये तो बहुत गहरा विचार है। या हम एक बहुग्रही यानी मल्टी प्लैनेटरी प्रजाति बन जाएंगे? अगली बार जब रात के अंधेरे में आसमान में चमकते हुए चांद को देखा जाए तो ये सोचना बहुत रोमांचक है कि वहां जल्द ही कुछ इंसान हमारी ओर वापस देख रहे होंगे। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव में अंतरिक्ष के इन अनसुलझे रहस्यों और मानव मिशनों को समझने का ये सफर यहीं तक। ये सिर्फ शुरुआत है। ब्रह्मांड के इस महासागर में गोते लगाने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है।